नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली मई 2026 का करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। और आप सबको पता है कि 72वीं बीपीएससी आपके सामने है। बीपीएससी एईटीओ का पेपर जो रद्द हो चुकी है, तो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, वो भी आपके सामने है। और साथ में बीएसएससी सीजल 4, बाकी बीएसएससी के द्वारा जो तमाम एग्जाम लिए जाते हैं, दरोगा का मेंस होने वाला है। तो ये सीरीज आप सभी के लिए सर्वोत्तम है और इसके बाहर परीक्षा में क्वेश्चन जाता ही नहीं है। ये सीरीज करवा रहा हूँ, पूरे साल भर का कर लीजिएगा। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर इस सीरीज के बाद नहीं जाता है और नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, आपको इसका वीडियो और उसका बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक मैं ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सीरीज ये कर रहे हैं वो कब तक का करना है और आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करना, जो कि वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं, है ना, पूरे तरीके से समर्पित है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और मैं पुनः कर रहा हूँ, टेलीग्राम जाके आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, क्योंकि ये मई मंथ का करंट अफेयर्स है। और इससे पहले वाला जो करंट अफेयर्स है, ऑलरेडी मैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप जाके सारे मंथ्स का करंट अफेयर्स को ईजिली, है ना, एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक जो रहने वाला है मई मंथ वाला में, बिहार स्पेशल के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग पूरा करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम लोग का रहने वाला है, राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चंस होगा उसे करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आर्थिकी वाला सेक्शन से, अभी पिछले बार जो है आप सबको पता है कि 71st बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, इस वाला सेक्शन से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए अच्छे से तैयार करता। उसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड जो है इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। रिपोर्ट एवं सूचकांक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। योजना एवं कार्यक्रम से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। चर्चित व्यक्ति, जिसे हम लोग पूरा करेंगे, यहाँ से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। कभी कभी तो 4-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, निधन से 1 से 2 क्वेश्चन, पुरस्कार एवं सम्मान से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। युद्ध अभ्यास से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। महत्वपूर्ण दिवस से 1 से 2, और खेल परिदृश्य से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और कुछ विविध वाला सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। हम लोग सभी को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1 to 1। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। यकीन मानिए, यूट्यूब पे आपको जो क्लास मिलेगा और अभी आपको दिया जा रहा है, अगर ये भी पूरा कर लेते हैं तो 71st बीपीएससी का प्री आप लोगों का नहीं रुकेगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर साइंस का 1 शॉट दीजिए वीडियो, भाई मैं दे रहा हूं, आप देख नहीं रहे हो। मैं आपको इवन पीवाईक्यूज करवाता हूं, बीपीएससी का पीवाईक्यूज जाके देखिएगा, उसमें भी शॉर्ट नोट्स का डिस्कस कर देता हूं, वो भी पूरा करके चले जाते हो ना, प्री नहीं रुकेगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले हम लोग जो है बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि पहला जो सेक्शन हम लोगों का बिहार स्पेशल का है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भागलपुर में रेल बाईपास को मंजूरी मिल गया, है ना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखेंगे तो, और बीपीएससी में खास तौर पे अब डेट भी पूछ लेता है। तो 24 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों के भारी दबाव और इंजन बदलने की समस्या को हल करने के लिए आप देखेंगे तो कितने, तो 13.38 किलोमीटर लंबे रेल बाईपास की मंजूरी दिया है। और ये जगह पूछेगा कि कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको जगह दिखेगा, सबौर गोनूधाम, ये भागलपुर में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है, स्थल है, चूंकि यह एक धार्मिक स्थल भी है, इसलिए महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा ना, यही है, आपको दिखेगा।
अब इसकी लागत अगर पूछेगा, बीपीएससी है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितने लागत लगा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 303.20 है ना, यहाँ पे करोड़ रुपए की लागत लगा है। इसकी टोटल लंबाई, हाँ तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल जो लागत इसमें लगा है 303.20, आप यहाँ पे देखिएगा इतना करोड़ रुपए की लागत, टोटल लंबाई इसका है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अलग से डेटा इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। तो लंबाई 13.38 किलोमीटर है, लगभग 13.5 बोल सकते हो ऐसे माइंड में रखने के लिए। उद्देश्य क्या है कि जाहिर सी बात है भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ को कम करना और इंजन रिवर्सल की समस्या को खत्म करना। अगला करंट अफेयर से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका थीम तो रट लीजिए, दोबारा कह रहा हूँ इसका थीम आपको रट जाना है, क्योंकि बिहार का 114 नंबर का स्थापना दिवस समारोह हुआ है ना 22 मार्च को, और इसके बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना कितने नंबर का, 114 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है ना। और आप सबको पता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग कर जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा भाई बिहार को प्राप्त हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके पेपर में, ठीक है, कि 114 नंबर का 114वां बिहार का स्थापना दिवस जो मनाया गया, तो इसका थीम क्या था। तो भैया ध्यान रखना, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इस बार का थीम था, ठीक है, 2026 का थीम था, है ना। इंग्लिश में अगर बात कर ले तो प्रोग्रेसिव बिहार और ब्राइट जो है बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा का चुनाव आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 साल के बाद हुआ है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बिहार में राज्यसभा का चुनाव आप देखो मेरे भाई, 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जैसे हम लोग एनडीए कहते हैं, ने राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज किया। अब यहाँ से प्रश्न पता है, अब जो बीपीएससी पूछता है कैसे भाई, डेटा देके प्रश्न पूछता है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी हालांकि सम्राट चौधरी हो गए हैं, लेकिन ये जो चुनाव हुआ था उस समय सीएम नीतीश कुमार थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन गडकरी, है ना, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और यहाँ पे सुवेश कुमार, ये जो है आप देख सकते हो अलग अलग पार्टी के नेता है। तो इन्होंने जीता कि ये 5 लोगों को दबदबा रहा है। और देखो मैं तस्वीर यहाँ पे इसलिए लगा दिया हूँ ताकि आप देखो तो माइंड में चीजें सेट हो जाए, है ना। हालांकि ये तस्वीर एआई जनरेटेड है, मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी, तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अब देखिए मतदान का समीकरण को थोड़ा सा समझिए, है ना, और चूंकि आप मेंस भी देंगे आगे। देखिए मतदान के समीकरण की बात करें तो जीत के लिए न्यूनतम 41 वोटों की आवश्यकता थी, श्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन को कितना, तो 44 वोट मिले। अब देखो ऐतिहासिक संदर्भ इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो कह रहा है कि राज्य में 1 दशक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ और पिछला मतदान 2014 के उपचुनाव में हुआ था, ठीक है ना। अवधि की बात कर ले तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 2/3 सदस्य जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी 2/3 नहीं होगा, 1/3 होना चाहिए, 1/3 लिखा हूँ। 1/3 सदस्य जो हर 2 साल पे, है ना, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं यहाँ पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है जो कि बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। कौन बने हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इस लाइन को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे तो 43 नंबर का 43 नंबर का सैयद, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं भाई, किसी न किसी परीक्षा में ये पूछेगा क्वेश्चन। तो बिहार के जो है 43वें नंबर के जो राज्यपाल है सैयद अता हसनैन है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, है ना, क्योंकि ये रिटायर्ड कौन है भाई, तो ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, पूछे जा सकते हैं इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि। तो ये 14 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन ने बिहार के कितने नंबर का, ये भी पूछे जा सकते हैं कितने नंबर का है, तो ये 43वें नंबर के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर आप करंट अफेयर्स का एमसीक्यू भी करवा दीजिए, बिल्कुल ये भी आपको अब मंथली वाइज में करवा दूंगा, मतलब कि कब से कब तक करवा दूंगा, तो जनवरी 2025 से लेके, और आपके एग्जाम जुलाई में है तो पेपर तो जाहिर सी बात है जून में ही सेट हो जाता है, जून तक पेपर सेट हो जाता है, तो जून 2026 तक करवा दूंगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग क्या करिए ना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए, कम से कम जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपको क्या चाहिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। शपथ ग्रहण की बात कर ले तो पटना के जो है लोक भवन में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी आप सबको पता है ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संगम कुमार साहू हैं। उन्होंने क्या किया, तो जाहिर सी बात है शपथ दिलाया, ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई आप सबको पता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 55 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन शपथ कौन दिलाए, तो ये पटना के जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आप सबको पता है संगम कुमार साहू के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार मुक्त दवा वितरण में जो है देश में अग्रणी है ना, कह रहा है कि बिहार राज्य जो है ना दवा को फ्री में दवा देने में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि 18 मार्च 2026 को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बिहार लगातार 18 महीनों मतलब कि सितंबर 2024 से मुक्त दवा वितरण में जो है देश में पहला स्थान हासिल किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चन खासतौर पे पेपर में भर भर के छापते हैं एग्जामिनर, तो वही क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एग्जाम में छपने वाला होता है। मैं पुनः कर रहा हूं, जब हम आपको एमसीक्यू सीरीज करवाएंगे बिहार स्पेशल का, तो और जो है बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तो एक ही में हम लोग सारे सेक्शन को कर रहे हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही करवा रहे हैं जो आपके पेपर में आना है। ठीक है, चलिए अगला जो सेक्शन है फ्रेंड्स आप लोगों का देख सकते हो, राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को अब करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें, हमें पूरा करंट अफेयर्स का बुकलेट कहाँ पे मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट जो हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं या पेड बैच में करवा रहे हैं, तो वो सब क्लास कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखो मेरे भाई, हम आपके लिए 72 बीपीएससी के लिए कंप्लीट जो है बैच लेके आए हैं, पूरे तरीके से समर्पित यह बैच है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और इस बैच का नाम ही है सिलेक्शन जो है ना 2.0 सीरीज है इसका नाम। टारगेट है 110 से 115 नंबर और डायरेक्टली आता भी है ना, और आएगा भी यहीं से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स है ना, देख सकते हो, मैथ्स और रीजनिंग, ये सब सारे सेक्शन आपको करवाया जा रहा है मात्र। और ये ऑफर चल रहा है, तो इसका जो फी है फ्रेंड्स मात्र 999 है। तो और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट फ्रेंड्स आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजेंगे, क्योंकि ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे नंबर, ये कॉलिंग नंबर भी है, पेमेंट का नंबर भी यही है ना, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो इस नंबर पे आप जैसे पेमेंट करके भेजिएगा, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके, चूंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है तो उसका स्क्रीनशॉट करके आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और साथ में अपना नाम लिख के, उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे। कंप्लीट बैच है। और जो लोग मॉक टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो, भाई आप देख सकते हो मात्र 499 में आपको 30 जो है पूरे तरीके से फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है। और आपके लिए वही लोग काम कर रहे हैं जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है और इस स्तर को तो कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे नंबर से। और यही कारण होता है कि कंटेंट सर्वोत्तम है, तो आप आराम से आइए और जुड़ के पढ़ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। यहाँ पे जो दिख रहा होगा नंबर 7319924130, इसी नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगला जो सेक्शन है हम लोगों का करंट अफेयर्स का, वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नोएडा जो कि यूपी में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और क्यों ध्यान रखना है यह भी बताऊंगा। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा कौन सा, तो ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना जो लाया गया ना, उसके थ्रू ये बनाया गया, तो ये सभी में एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना में से एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसे उत्तर प्रदेश यूपी के जगह का नाम है, देख सकते हो, गौतम बुद्ध नगर जिले में विकसित किया जा रहा है। इसे पूछे जा सकते हैं यूपी में कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध नगर जिले में विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा भाई, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब, तो यहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन, कि 28 मार्च 2025 को इसके पहले चरण का उद्घाटन किया गया है ना। तो कब किया गया, 28 मार्च 2026 को। यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, है ना, ये AI जनरेटेड है इमेज, ताकि भाई आपके माइंड में चीजें रहे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 2027 तक कितना, तो 143 गीगावाट होगी भारत की अंतर क्षेत्रीय बिजली पारेषण की क्षमता। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन ये है कि भाई 18 मार्च है, यहाँ पे 18 मार्च है, तो इस लाइन को देखिएगा, 18 मार्च 2026 को भारत सरकार ने घोषणा की कि देश भर में बिजली के सुचारू प्रवाह के लिए अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 2027 तक बढ़ाकर कितना, तो 143 गीगावाट की जाएगी। कब तक ये लक्ष्य रखा गया है, और ध्यान रखना 143 गीगावाट है ना, 143 गीगावाट 2027 तक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन माइंड में रखिएगा। अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं भारत का, है ना, तो भारत की वर्तमान स्थिति की बात करूं तो देख सकते हैं दिसंबर 2025 तक भारत की अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग कितना है, 120 गीगावाट
है ना, मतलब कि थी 2025 तक, है ना। और जो कि भविष्य का लक्ष्य क्या रखा है, 2032 तक क्या रखा है, तो आप देख सकते हो 168 गीगावाट तक रखा है। लेकिन 2027 तक क्या है भाई, तो ये 143 गीगावाट। तो ये तीनों डेटा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि डाक विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किया है। कितने? 24। अब यहाँ पे जरा सा देख लो एक बार क्या कहता है ये, तो कह रहा है, एक मिनट, कि संचार मंत्रालय के तहत यहाँ पे देख सकते हैं डाक विभाग ने आकाशवाणी भवन से तत्काल पार्सल डिलीवरी के लिए कितना, तो 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू का जो है शुभारंभ किया। ठीक है, उद्देश्य क्या है मेरे भाई, तो उद्देश्य यहाँ पे ये है कि यह सेवा महत्वपूर्ण दस्तावेजों और समय संवेदनशील पार्सल के लिए ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन गारंटीकृत डिलीवरी मतलब कि D+1 सुनिश्चित करती है ना। प्रारंभिक जो शहर है, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कौन कौन से शहर को शामिल किया गया शुरू में, तो इसमें जो है 6 प्रमुख महानगरों में जो है शुरू किया जाएगा पहला चरण में। कौन कौन सा महानगर है, तो एक तो ध्यान रखना, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है और हैदराबाद है। तो ये इस लाइन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में आप लोग रखिएगा। अब देखो ऐसे डेटा से प्रश्न पूछता है भर भर के एग्जाम में आजकल, है ना। देखो भारत की बेरोजगारी दर फरवरी 2026 में घटकर कितना हो गया है, तो कह रहा है ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो NSO के द्वारा किया गया है रिपोर्ट जारी, ठीक है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो कह रहा है कि 2026 में घटकर अब जो है, पहले 5% था, अब घटकर 4.9% हुई है। ठीक है, अब क्या है डेटा थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जो है द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कह रहा है कि बेरोजगारी दर जो है फरवरी 2026 में घटकर कितना हो गया है, तो ये हो गया है, आप देख पा रहे हो 4.9% हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा आपको ध्यान रखना है, कह रहे हैं यहाँ पे, चूंकि शहरी और ग्रामीण आंकड़े दोनों तो देखना है, और आपके पेपर में जब स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछेगा तब ये डेटा देता है। ठीक है ना, और पूछे ही जाते हैं। तो देखो भाई, शहरी बेरोजगारी दर की बात कर लो तो जनवरी के जो है कितने, तो 6.7% से गिरकर जनवरी के महीने में अब कितना हो गया है, 6.6% हो गया है। जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर कितना, तो 4.2 पर स्थिर रही है। ठीक है ना। महिला की बात कर लूँ, महिला बेरोजगारी, तो महिला बेरोजगारी दर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कह रहा है कि जो 5.6% से घटकर अब जो है 5.1% हो गई है ना। और शहरी क्षेत्र में आप देख सकते हो 9.8 से महिला में 8.7 हो गया है। ठीक है ना। श्रम बल भागीदारी की बात करें तो फरवरी 2026 में ये कितना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 55.9% पर अपरिवर्तित रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेटा है। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएगा और पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक सम्मेलन होता है भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन, और ये कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, तो भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ये प्रस्तावित किया गया। तो भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह जो है तैयार है और किया भी गया है। ठीक है ना। कब हुआ है भाई, 16 से 17 अप्रैल, 2 दिवसीय था ये, है ना, 16 और 17 को। स्थान पूछा जाए कहाँ पे हुआ है, तो यह स्थान ध्यान रखना, तो स्थान की बात कर लेते हैं, भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। आयोजक कौन थे भाई इसका, तो इस्पात मंत्रालय भारत सरकार। मुख्य लक्ष्य क्या था इसका, तो आप सबको पता है कि भारत को वैश्विक इस्पात केंद्र बनाना और ग्रीन स्टील पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को बढ़ावा देना, है ना। खास बात इसका मैं बात कर लूँ तो इसमें 15+ देशों के दिग्गज नीति निर्माता और निवेशक आधुनिक तकनीक जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन पर चर्चा यहाँ पे किया गया है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हो तस्वीर भी लगा दिया हूँ। तो 2-3 बार आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थोरियम से 2047 तक कितना, तो 100 गीगावाट ऊर्जा जो है लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता। ये इस लाइन से भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई भारत की बात कर लो तो थोरियम से कितना गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने 2047 तक, तो 100 गीगावाट। देखो एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ, भारत का 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए थोरियम आधारित ईंधन चक्र अनिवार्य है। अब देखो जरा सा इस लाइन को देखिएगा, तो भारत में यूरेनियम कम है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा।
है ना। और ऊर्जा संरक्षण के लिए इसका उपयोग जरूरी है, जो आप तस्वीर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये दो आंकड़ा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से। देखो भाई, अगर आप मैगजीन पढ़ने जाओगे ना, तो मैगजीन में हो सकता है कि चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन हम आप लोगों के लिए इतना आसान करके दिए हैं ना, आसान शब्दों में कर देते हैं ना, ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ लें। इसलिए प्रिंट आउट करवा के अपने पास सभी लोग रख लीजिएगा। बार बार बोलता हूँ, एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार वीडियो से नहीं काम चलेगा, वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देख लीजिए, और पीडीएफ को 7 से 8 बार रिवीजन कर लो, बस सट जाएगा परमानेंटली आपके माइंड में करंट अफेयर्स। अब एक बंदर का बहुत ही अभी चर्चा में था, इसका नाम है, यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ज्वालादीने बंदरगाह, जो कि दुनिया के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की नींव रखी गई है यहाँ पे। अब ये है कहाँ पे, तो भाई ये जगह का नाम ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या है जरा सा देखिएगा। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र कहाँ है, तो ये जो आप देख सकते हो ज्वालादीने, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगर मैप देखोगे तो आप सबको, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी बहुत कायदे से पढ़ा है, ठीक है, तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। तो ये डेट पूछे जा सकते हैं। 12 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित ज्वालादीने बंदरगाह पर दुनिया के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण प्रणाली केंद्र की नींव रखी गई है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, थोड़ा सा एक बार देख लो, जरूरी है। तो कह रहा है कि भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र है, कौन सा, तो ये ज्वालादीने है ना, ज्वालादीने बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में है ना। देखो एक करंट अफेयर से 5 6 करंट अफेयर यहाँ से बन सकता है ना, एक क्वेश्चन से। स्थान तो आप सबको पता ही है, मैं बता ही दिया हूँ स्थान, ठीक है। स्थान कौन सा है मेरे भाई, तो ज्वालादीने नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो अलग करके लिख दिया हूँ ताकि चीजें माइंड में रहे। किसने बनाया, तो देखो अब ये पूछे जा सकते हैं, तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। तो मुंबई की रक्षा कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा, ठीक है ना। खासियत इसका क्या है मेरे भाई, तो खासियत ये है, यहाँ बिना चालक वाले जहाज, समुद्री रोबोट और एआई आधारित नेविगेशन सिस्टम बनाए जाएंगे। सुविधा जाहिर सी बात है, आप सबको पता है। तो 29.58 एकड़ में फैला यह केंद्र सीधे समुद्र से जुड़ा है, जिससे परीक्षण और निर्माण में आसानी होगी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, देख सकते हो मेरे भाई। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। टीवी न्यूज चैनलों के लिए टीआरपी 4 सप्ताह के लिए निलंबित, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि 6 मार्च 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका फुल फॉर्म, क्योंकि अभी न्यूज़ में था इसलिए बीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, है ना। को जो है टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग 4 सप्ताह के लिए निलंबित करने का निर्देश दिया था। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो लिख दिया हूँ। और नहीं देते तो आप बोलते सर इस मैगजीन में है तो आपने नहीं दिया, प्रत्युत्तर तत्पर में था आपने नहीं दिया, इसलिए मैं ले लिया हूँ। और ये तस्वीर भी इसलिए लगा देता हूँ ना, ताकि आपका नजर भी जाए कि हाँ ये भी हम पढ़े हैं, एग्जाम हॉल में याद आता है। अब ये तो थोड़ा सा इसका शुभंकर तो आपको ध्यान रखना ही है। प्रगति का मतलब ये महिला के नाम से जोड़ा जा रहा है, और विकास का मतलब पुरुष के नाम से, है ना। ये शुभंकर है, ठीक है ना। इस बार का चर्चा करेंगे तो ये ध्यान रखना कि जनगणना 2027 हेतु शुभंकर, प्रगति और विकास, ये 2 शुभंकर है, इससे शुरू हो रहा है कहानी। अब क्या करें कि 5 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री, है ना, गृह मंत्री है अमित शाह ने नई दिल्ली में, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में आप देखेंगे तो जनगणना 2027 के लिए डिजिटल टूल, है ना, डिजिटल टूल्स और आधिकारिक शुभंकर, प्रगति जो महिला है को संबोधित करते हैं, और विकास पुरुष का अनावरण किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा इसका ना। वो शुभंकर पूछे जा सकते हैं, कब से शुरू किया गया, अब डेट भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इनकी लॉन्च की बात कर लो भाई, तो ये 5 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया। शुभंकर की बात कर ले तो प्रगति महिला और विकास पुरुष। खासियत इसका यह है, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसका फीचर की बात कर ले, नया फीचर इसमें क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो भाई नया फीचर ये है कि पहली बार जातिगत डेटा भी जुटाया जाएगा। देखो वो सारे पॉइंट्स लिख दिया हूँ आपके लिए। डिजिटल टूल्स की बात कर ले फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिजिटल टूल्स की बात कर ले, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें तो डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा, वेब पोर्टल का, सैटेलाइट मैपिंग, ये सब का यूज होगा। विकल्प की बात कर ले जरा सा देखिएगा, तो नागरिकों के लिए स्व गणना की भी सुविधा है। समय रेखा की बात कर ले भाई मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हो तो हाउस लिस्टिंग, है ना, समय रेखा हाउस लिस्टिंग अप्रैल से सितंबर 2026 में, और मुख्य गणना जो होगी फरवरी 2027 में। तो ये पूछे जा सकते हैं, ये लाइन भी वैसा ही नहीं लिखा हूँ, और मुख्य गणना फरवरी 2027 में, तो ये डेटा ध्यान रखना। चलो बाकी चीज़ें, अगर कोई चीज़ें इनके छूट जाता है तो जब हम आपको MCQ सीरीज करवाएंगे तो वहाँ पे तो कवर कर ही देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अब एक भी नहीं छूटेगा। 71वीं BPSC में भी एक को क्वेश्चन नहीं छूटा था, दरोगा में भी एक को क्वेश्चन नहीं छूटा था। अभी आप देखेंगे तो इसका जो पेपर हुआ था AGO का, हालांकि पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन नहीं छूटा था, 72 में भी नहीं छूटेगा, बशर्ते जो लोग
पूरा कर लेते हैं उनका तो नहीं छूटेगा, तो भाई पूरा कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 11वां राइसीन डायलॉग है ना दिल्ली में संपन्न हुआ, क्योंकि ये 2016 से दिल्ली में ही मनाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। देखो मेरे भाई 2 मार्च 2026 को पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 11वां राइसीन डायलॉग का संपन्न कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये नई दिल्ली में 2016 से ही हो रहा है प्रत्येक साल। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो भू राजनीतिक, भू अर्थव्यवस्था पर जो है भारत की जो है प्रमुख सम्मेलन 11वें राइसीन डायलॉग सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस बार का थीम पूछे जा सकते हैं, देखो संस्कार, इस बार का जो थीम था संस्कार, अभिकथन, है ना, सामंजस्य और उन्नति, इस बार का थीम है, वर्ड लीजिएगा। अब कहिएगा सर ठीक है इसका उद्घाटन कौन किया, जो आप देख पा रहे हो, है ना, तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि जो थे इस बार का 2026 का, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति, इसका नाम क्या है भाई, जरा सा देख लो, तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टॉब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टॉब थे जिन्होंने उद्घाटन सत्र को जो है यहाँ पे संबोधित किया है ना, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति है। ठीक है, उद्घाटन तो जाहिर सी बात है हमारे पीएम के द्वारा किया गया, लेकिन संबोधित जो है इन्होंने किया है फिनलैंड के राष्ट्रपति। प्रतिभागी की बात कर लो तो ये 110 से अधिक देशों के जो है कितना, तो 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने, जिसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योगपति इसमें शामिल हुए थे। तो ये पूछे जा सकते हैं, ये दोनों डेटा माइंड में रखिएगा। मुख्य फोकस क्या था मेरे भाई, तो हिंद महासागर का जो है भविष्य, तकनीकी नवाचार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन पर चर्चा इन्होंने किया। विशेष क्या है, तो रायसीना विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDI कहते हैं, का शुभारंभ किया गया। और मैं आपको बता दूं यह जो है 2016 से प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाला एक बहुपक्षीय सम्मेलन है ना रायसीना। तो कब से शुरू हुआ है आपने कहानी भी देख लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि डिवॉन द्वीप, अभी ये डिवॉन द्वीप चर्चा में था इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो मेरे भाई 11 मार्च 2026 को वैज्ञानिकों ने कनाडा के नूनावुत स्थित, कनाडा में एक जगह है नूनावुत स्थित, है ना, नूनावुत स्थित कौन सा, तो ये डिवॉन द्वीप को मंगल ग्रह पर मानव जीवन की संभावनाओं के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। इसकी समानता की बात कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा ये निर्जन द्वीप है ना, कौन सा, तो डेवॉन, है ना, डिवॉन द्वीप यह है कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है, जहाँ बंजर भूमि, अत्यधिक ठंड, उसके बाद यहाँ पे अलगाव, मंगल ग्रह की स्थितियों के समान यहाँ पे इस द्वीप पे है ना, और ये कहाँ पे है, तो कनाडा में है, ये देख सकते हो, मंगल ग्रह पे जैसा स्थिति है ना, कहा जा रहा है कि इस द्वीप पे ऐसा स्थिति है, इसलिए ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आप देखेगा, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ट्रांसजेंडर पर्सनल संशोधन विधेयक 2026, ये क्या कहता है, अभी जो कि चर्चा में था, तो 25 मार्च 2026 को राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर पर्सनल संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया है, बस इतना ध्यान रखना, जिसके बाद यह संसद में पारित भी हो गया है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर पर्सनल अधिनियम 2019 जो लाया गया था, इसमें कुछ प्रावधान था, देखिएगा तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की लिंग पहचान का अधिकार, कल्याण योजनाएं, भेदभाव निषेध और अपराधों पर सजा का प्रावधान करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026, और ये विधेयक क्या कहता है कि 23 मार्च 2026 को वित्त मंत्री ने लोकसभा में कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है, जिसे 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूज में था तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन विश्वास विधेयक 2025 वापस लिया गया है, और ये भी पूछे जा सकते हैं कब लिया गया है ना, तो 2025 में। तो केंद्र सरकार ने परवर समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए लोकसभा से जो है जन विश्वास विधेयक 2025 वापस लिया अभी हाल ही में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी उम्र के बच्चों को गोद लेने पर भी मिलेगा 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, देख सकते हो, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी उम्र के बच्चों को गोद लेने पर 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिए जाने का निर्णय दिया है। और न्यायमूर्ति कौन थे यहाँ पे, तो जेबी जो है पारदीवाला और दूसरे जो थे आर महादेवन की पीठ ने यह निर्णय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पॉलिटी वाला सेक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ना। करंट अफेयर्स में जो पॉलिटी वाला सेक्शन रहता है ना, तो वो भी मैं करवा ही देता हूँ कहीं पे, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। और ये विजन आईएएस में आपको दिख जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं सर विजन आईएएस का इसमें रहता है कंपैरिजन, भाई सब रहता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। विजन आईएएस का जो मैगजीन होता है ना, उसका भी कंपैरिजन इसमें रहता है, क्रॉनिकल का रहता है, प्रतियोगिता दर्पण का रहता है, तो सब एक जगह आपको शान बटोर के दे देता हूँ, और यही कारण है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, इसको कर लो। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने कह रहा है कि कृषि नीति में जो है संतुलन हेतु सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप, ये क्या कहता है, तो 16 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कृषि नीतिगत ढांचे पर पुनर्विचार करने और फसल विविधीकरण के लिए बेहतर प्रोत्साहन विकसित करने का निर्देश दिया। अभी आपने कुछ दिन पहले एक देखा था इच्छा मृत्यु के लिए कि भाई सोशल मीडिया पर वही चल रहा था, है ना,
और एक शख्स का नाम भी आपको याद होगा, हरीश राणा। तो फाइनली आप सबको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वो वापस ले लिया था इच्छा मृत्यु को, लेकिन यहाँ पे जो निर्णय दिया गया था, तो आप यही चीज़ है, देख सकते हो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है पेशिव यूथेनेशिया की अनुमति। अब देखो यहाँ पे 11 मार्च 2026 को भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा पेशिव यूथेनेशिया मामले में कृत्रिम लाइफ सपोर्ट वापस लेने की अनुमति दी, और जो एंड ऑफ लाइफ नियमों में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो वापस लिया गया है। आप सबको पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, तो निर्णय की बात कर ले तो न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला और यहाँ पे न्यायमूर्ति जो दूसरा थे KV विश्वनाथन की पीठ ने जो है एम्स को मेडिकल दिशा निर्देश के तहत, है ना, लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्देश दिया है। तो ठीक है, तो ये वापस ले लिया गया है, और ये चर्चा में था कुछ दिन पहले, तो आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब एक निर्णय और दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2026 में, और देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस लाइन को जरा सा देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के मापदंड को स्पष्ट ये किया है, जरा सा देखिएगा। तो कह रहा है कि 11 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि OBC आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए केवल माता पिता की आय एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। अगर जो व्यक्ति दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करता है, पहले से कोई जॉब में है, अगर उस श्रेणी में वो आता है, वो जो मापदंड है 8 लाख वाला, तो ऊपर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, वही कह रहा है। तो अन्य कारक क्या है, अधिकारियों को रोजगार की प्रकृति, माता पिता की सामाजिक स्थिति और पद जैसे कारकों को भी शामिल करना चाहिए। वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो वर्तमान में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए भाई आय सीमा 8 लाख रुपया रखा गया प्रति वर्ष, ठीक है ना। अगर इतना इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं, ठीक है। इसका पृष्ठभूमि थोड़ा सा देख लो, पूछे जा सकते हैं, ये न्यूज़ में है तो इसलिए तो पूछे जा सकते हैं। क्रीमी लेयर की अवधारणा की बात कर ले, क्रीमी लेयर की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ फैसले में पेश की थी। और ये पूछे जा सकते हैं ना, ये वाला इंदिरा सहनी बनाम कौन सा केस इससे संबंधित है और कब लाया गया था, ये भी अगला प्रश्न है। अब देखो भाई, ये जो आप लाइनें देखोगे तो आपको उटपटांग लगेगा, लेकिन उटपटांग लाइन नहीं है, ये ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक है ना। इस लाइन में क्या है कि प्रॉक्सी सरपंच को ना कहे अभियान, मतलब कि प्रॉक्सी सरपंच को ना कहे अभियान ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज व्यवस्था की शुद्धता के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण ये कदम है। इसका उद्देश्य है सरपंच पति या प्रॉक्सी कल्चर को खत्म करना है। तो ये बेसिक सा पॉइंट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आप देखोगे तो यह अभियान 18 मार्च 2026 तक चलेगा, और इसका उद्देश्य है सरपंच पति प्रथा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे कि हैप्पी विमेंस पे अभियान, ये क्या है थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, है ना, जो कि ये यहाँ पे देखेंगे तो जेनरली सेंट्रल इंश्योरेंस, है ना, ने लैंगिक वेतन समानता को बढ़ावा देने के लिए हैप्पी विमेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हैप्पी विमेंस पे अभियान शुरू किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ये न्यूज़ में था। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर समान वेतन और लैंगिक समानता को एक जो है बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित करना है। और आर्टिकल 39 आप सबको पता है, समान कार्य हेतु समान वेतन के लिए प्रावधान करता है। और DPSP का हिस्सा है जो अनुच्छेद, ये बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे, DPSP का हिस्सा है जो अनुच्छेद 14, 15, 16 संग मिलकर जो है कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है। बेसिक सा माइंड रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो भाई अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, जो कि अस्मित सोनियन और उनके परिवार ने 3 जो है एकदम प्राचीन मूर्ति अब भारत सरकार को सौंपेंगे, चूँकि उन्होंने अपने कलेक्शन में जो है ना क्या क्या इकट्ठा किए थे। अब थोड़ा सा इसके पीछे का कहानी मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे। यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया हूँ। देखो, हाल ही में भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आया है। यह मामला अस्मित सोनियन और उनके परिवार द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत को वापस करने से जुड़ा है, ठीक है। अब ये पूरा मामला क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के परोपकारी अस्मित सोनियन है ना, अस्मित सोनियन या अस्मित सोनिया भी कई जगह आपको दिखेगा, तो भाई एक ही नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अस्मित सोनिया और उनके परिवार ने अपने निजी संग्रह से 3 जो है प्राचीन भारतीय, दोबारा सुनिए, 3 प्राचीन भारतीय मूर्तियां भारत सरकार को वापस करने का निर्णय लिया है, ठीक है। अब ये 3 मूर्ति कौन कौन सा है, एक तो नटराज की जो मूर्ति है वो है, नटराज की मूर्ति मैं लिखूंगा नहीं, लंबा वीडियो हो जाएगा। नटराज की मूर्ति है। दूसरा है नटराज की मूर्ति मतलब भगवान शिव, समझ सकते हो ना, भगवान शिव के तांडव स्वरूप की जो है एक दुर्लभ काष्ठ की प्रतिमा है ये। और दूसरा जो है विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति, जो कि मध्यकालीन भारत
के समय में ये पत्थर से बनी एक सुंदर कलाकृतियां हैं। और तीसरा है बुद्ध की प्रतिमा, जो कि कुषाण या गुप्त काल के दौरान की मूर्ति जो है माना जा रहा है। तो ये भारत सरकार को ये वापस करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 28 मार्च 2026 को स्मिथसोनियन के जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ जो है एशियन आर्ट ने पुष्टि की है कि तमिलनाडु के मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई 3 प्राचीन धातु मूर्तियां भारत को वापस जाएगी, ठीक है ना। तो ये कब कब का है मैं आपको बता दिया। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लो, कहानी जरूरी है सुनना, ताकि ये माइंड बनाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को ना आप बार बार देखिए, क्योंकि ये भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 भारत की जनजातीय संस्कृति, कला और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित जो है एक विशाल राष्ट्रीय उत्सव है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली के जो है सुंदर नर्सरी है ना में जनजातीय कार्य मंत्रालय और जो है ट्राइफेड के सहयोग से भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डीट पूछे जा सकते हैं और कहाँ किया गया। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना 1987 में किया गया था। ये भी पूछे जा सकते हैं। आप जो आपके पेपर में जैसे ही एक स्टैटिक वाला सेक्शन आता है तो बोलते हो ना सर ये कहाँ से आ गया, भाई यहीं से आ जाता है, ये डेटा जोड़ के पूछ लेता है ना। तो देखो ये और रहता तो करंट अफेयर्स का डेटा, वहाँ से चूंकि ये न्यूज़ में था तो पूछ लिया है ना, तो गलती मत करिएगा। क्योंकि ये तेलंगाना की मामला है तो थोड़ा सा तेलंगाना की मामला माइंड में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है कि वीरप्पा मंदिर के पास प्राचीन पेट्रोग्लिफस की खोज। देखो ये कहानी है 17 मार्च 2026 को शोधकर्ताओं ने तेलंगाना के मंचीरेवोला में वीरप्पा मंदिर, आप सबको पता है कि मंदिर का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो वीरप्पा मंदिर के पास एक जो है रॉक शेल्टर के अंदर 2 प्राचीन है ना पेट्रोग्लिफस की खोज की है ना। तो ये पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में ये कहाँ किया गया और किस राज्य से संबंधित है, पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका इजराइल बमबारी के बीच ईरान के विरासत स्थल को क्षति है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है हुआ ही है। तो देखो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो 12 मार्च 2026 को आई रिपोर्ट के अनुसार ईरान के कई ऐतिहासिक स्मारक और यूनेस्को सूचीबद्ध स्थलों को हाल के सैन्य हमलों के कारण जो है नुकसान पहुंचा है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो भाई एक मकबरा यहाँ पे खोजा गया है, ये इटली में है। मकबरा का नाम है यहाँ पे एट्रस्किन मकबरा है ना, एट्रस्किन मकबरा तुर्की में है। यहाँ से ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। तो ये कहाँ पे खोजा गया है, ये 2600 वर्ष पुराना है और ये तुर्की में बोल रहा हूँ, इटली में है, इटली में पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ये कहाँ पे खोजा गया है। एट्रस्किन जैसे नाम सुनना ना, ये कहाँ पे खोजा गया तो ये पूछा जाएगा, ये इटली में है ना, तो माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब एक डांस बड़ी चर्चा में रहता है, आप सबको पता होना चाहिए, लेजिम डांस है ना। आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन में प्रश्न आता है, लेजिम डांस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। देखो भाई 8 मार्च 2026 को महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गिव टू गेन थीम के तहत मनाया गया। अब पूछे जा सकते कौन से थीम के तहत, तो गिव टू गेन थीम के तहत मनाया गया, जिसमें जो है डोंबिवली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना बनाया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो मेरे भाई अभी ये मिजोरम में ना, मिजोरम का वसंत उत्सव चापरकूट, कूट का मतलब यहाँ पे उत्सव से है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये अभी चर्चा में था, माइंड में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो 6 मार्च 2026 को मिजोरम में मुख्य वसंत उत्सव चापरकूट का आयोजन किया गया। तो पूछे जा सकते हैं, ये चापरकूट एक उत्सव है मिजोरम में मनाया गया ना। कूट का मतलब होता है उत्सव, मैं बार बार कह रहा हूँ। सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है मेरे भाई, तो देख सकते हैं यह उत्सव हर साल मार्च में जो है जूम की खेती जब होता है ना, जूम की खेती नहीं, जूम की सफाई के बाद जो है मनाया जाता है, जो वसंत के आगमन का प्रतीक होता है, मार्च के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि कुरुम्बा पेंटिंग अभी चर्चा में है। देखो ये आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, 2-3 क्वेश्चन आता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो हाल ही में नीलगिरी के आदिवासी कलाकार कृष्ण राघवन, इसका उपनाम है किटना, को जो है मरणोपरांत ना पद्मश्री होना चाहिए, इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया ना, यहाँ पे पद्म लिख लेना, ठीक है, इसे सही कर लेना, इसे पद्मश्री पुरस्कार 2026 में दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका प्रसिद्ध नाम किटना है। तो पूछे जा सकते हैं। कला के रूप की बात करें तो देखो किटना की बात करें, किटना जो है आलू कुरुम्बा आदिवासी समुदाय से थे, है ना, जिसका नाम देखो किटना, हालांकि शॉर्ट फॉर्म नाम है, इसका टाइटल है, मेन नाम है कृष्ण राघवन है ना, उपनाम था किटना। तो ये आलू कुरुम्बा आदिवासी समुदाय से थे और 3000 साल पुरानी है ना कुरुम्बा पेंटिंग के संरक्षण के लिए समर्पित थे ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये अभी थोड़ा सा न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट
2026, क्योंकि ये दिल्ली में मनाया गया, इसका आयोजन किया गया 3 से 13 मार्च 2026 तक जो है नई दिल्ली में जो है ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन हुआ। ठीक है, अब देखो एक और जनजाति चर्चा में था, इरूला जनजाति है ना। इरूला जनजाति ने मनाया मासी मागम पर्व, है ना, मासी मागम पर्व। देखिए 3 मार्च 2026 को भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदाय में से एक जो है इरूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इरूला जनजाति ने तमिल कैलेंडर का पवित्र दिन, जिसका नाम है यहाँ पे देख सकते हो समासी मागम, मनाया। निवास की बात कर ले तो यह जो है, यह लोग द्रविडियन जातीय समूह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों, तमिलनाडु और केरल बला क्षेत्र में रहता है। अगला सेक्शन है हम लोगों का आर्थिक घटनाक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ मेंशन किया है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की विकास दर जो है कितना रहा है, कि डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 7.1% जो है रहेगी, है ना। अब आइए देख लेते हैं। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 मार्च 2026 को जारी जो है कौन सा, तो A&P ग्लोबल आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि भू राजनीतिक तनाव के बावजूद वित्तीय वर्ष मतलब कि 26-27 में भारत का आर्थिक विकास दर जो है कितना रहने का बना रहेगा, तो 7.1% पर जो है ये मजबूत बनी रहेगी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष जो है यहाँ पे जो हम आपको बताए हैं, अब 2026 में क्या था, तो 7.6% था। इस बार जो है 27 में 7.1 रहने का अनुमान है। अब यहाँ पे विकास का कारक की बात कर ले तो देखो मजबूत घरेलू खपत, निजी निवेश में सुधार, ये सब हो रहा है। और यहीं पे अगर मैं इन्फ्लेशन की बात कर लूँ, है ना, फिनेंशियल ईयर 27 का, तो लगभग कितना है भाई, ये हालांकि बढ़ते घटते रहता है, तो 4.3 रहने का अनुमान है ना, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है ना, क्वेश्चन है कि कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी, है ना, MSP को जो है, और ये कौन सा है, कच्चा जूट है। तो देखो मेरे भाई साफ साफ कह रहा है कि हाल ही में PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने जो है विपणन सीजन 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम जो है यहाँ पे देख सकते हैं समर्थन मूल्य, है ना, मतलब MSP की बात कर रहा है, तो मंजूरी दी है। अब नया जो मूल्य इसमें है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो है 5,925 प्रति क्विंटल, है ना, जो कि TD3 ग्रेड में है ना। बढ़ोतरी की बात करें तो पिछले साल से कितना, तो 275 प्रति क्विंटल ज़्यादा है, 200 कितना रुपये में, तो 275 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा है। मुनाफा की बात करें तो लागत पर किसानों को कितना, तो 61.8% का सीधा यहाँ पे लाभ देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा फायदा की बात करें तो जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के 40 लाख किसानों को आर्थिक सुरक्षा इससे मिल रहा है। ठीक है, नोडल एजेंसी जो कि सरकारी खरीद की जिम्मेदारी भारतीय जूट जो है निगमन मतलब JCI की होती है। तो देखो ये मैं डेटा सारी क्यों बताया हूँ, अभी आप देखेंगे, अभी UPSC का पेपर हुआ है, आप सबको पता है ना, कब हुआ है भाई, तो 24 मई 2026 को। अब उसमें आप देखे होंगे करंट अफेयर्स का लेवल, और डायरेक्टली जो है यहाँ से जो हम आपको ये मैगजीन जो करवा रहे हैं डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, इसलिए एक एक लाइन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, चूंकि जो इधर उधर की बातें हैं ऑलरेडी छांट दिया गया है, तो मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया संकट के बीच निर्यातकों के लिए, है ना, रिलीफ योजना, है ना। अब ये क्या है भाई, अब देखो यहाँ पे 19 मार्च 2026 को भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया में समुद्री व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों की सहायता के लिए रिलीफ, अब देखो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पे रिलीफ का RELIF, है ना, EF है। तो अब देखो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, है ना, तो रेजिलेंस लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर जो है एक्सपोर्ट जो है फैसिलिटेशन, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। और ये योजना भी चर्चा में था, इसका पूरा नाम जो हम आपको बताए हैं, है ना, क्योंकि यह जो योजना शुरू किया गया है निर्यातकों को पश्चिमी एशिया संकट के कारण उत्पन्न हुए लॉजिस्टिक्स समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है ना। ध्यान रखिएगा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रेजिलेंस लॉजिस्टिक्स एंड इंटरवेंशन फॉर जो है एक्सपोर्ट जो है फैसिलिटेशन, है ना। तो जिसे हम लोग RELIEF के नाम से जानते हैं। मंजूरी की तिथि आपको पता ही है, 19 मार्च 2026 को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया है। उद्देश्य है, मैं आपको बता ही दिया हूँ, कि पश्चिमी एशिया से समुद्री व्यवधानों से जो है प्रभावित भारतीय निर्यातकों को मदद करना। ठीक है, अगर मंत्रालय पूछा जाए तो वाणिज्य और जो है उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन है कि भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात में वृद्धि हुआ है। अब क्या वृद्धि है भाई, जरा सा देख लो। देखो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से फरवरी 2025-26 के दौरान भारत की कुल निर्यातक वस्तु और सेवा की बात कर ले तो कितना का वृद्धि हुआ है, ये लाइन पूछे जा सकते हैं, और डेटा यही रहता है आपके पेपर में। तो 5.79% की वृद्धि के साथ अगर पूछा जाए तो मिलियन डॉलर पूछा जाए यहाँ पे तो कितना है, प्रतिशत में पूछा जाए तो 5.79% की वृद्धि के साथ 790 है ना, 790 जो है 86 बिलियन है अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है ना। तो ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना।
व्यापार प्रदर्शन और वृद्धि की बात करें तो कुल निर्यात यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि वृद्धि यहाँ पे है 5.79% वृद्धि, और अगर बिलियन में पूछा जाए डॉलर में तो 790.86 बिलियन। वस्तु निर्यात की बात कर ले तो यहाँ पे 402.93 बिलियन, और वस्तु निर्यात में जो अब वृद्धि देखने को मिला है कितना, तो 1.84। सेवा निर्यात में यहाँ पे देख सकते हो, इसे भी देख लीजिएगा, और कुल निर्यात यहाँ पे आप देख सकते हो, और वस्तु आयात की बात कर ले तो यहाँ पे डेटा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में जो है यहाँ पे क्या किया, बदलाव किया। क्या बदलाव है भाई, भारत सरकार ने 16 मार्च 2026 को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम लोग एफडीआई कहते हैं ना, नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की जो है आधिकारिक अधिसूचना जारी किया है। नई एफडीआई नीति 2026, इनका थोड़ा सा देख लीजिएगा तो देखो 10%, इस लाइन को देखिएगा 10% यहाँ पे, कोई बात नहीं, हाँ ये बता रहे थे 10% चीनी हिस्सेदारी। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप एक बार देख सकते हो, है ना, उद्देश्य एक बार देख लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये वाला थोड़ा सा देखिएगा। तो बड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता नियमों में जो है संशोधन। अब ये क्या कर रहा है, देखो भाई 13 मार्च 2026 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के, है ना, विभाग ने जो है यहाँ पे देखेंगे तो शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली बड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम जो है न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता नियमों में बदलाव किया। अब देखो इसमें क्या है कि प्रतिभूति अनुबंध मतलब विनियमन नियम जो है 1957 में संशोधन करते हुए कुछ बड़ी कंपनियों के लिए आप देखेंगे तो एमपीएस को कितना 5% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 2.5%, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका को कपास, इस लाइन को देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास उत्पादों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना, है ना। अब किसके साथ, तो अमेरिका के साथ, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप देख सकते हो तस्वीर में भी। तो देखो भाई 11 मार्च 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत जो है वर्ष 25 में चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को परिधान और होम टेक्सटाइल जैसे कपास उत्पादों का सबसे बड़ा जो है आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत, है ना, जो कि यूएसए को दे रहा है। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को एक बार देख लीजिएगा, तो भारत ने चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को कपास उत्पादों का जो है सबसे बड़ा निर्यातक बनने का गौरव हासिल किया। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा तो निर्यात की मात्रा की बात कर ले तो अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 2025 में भारत का कपास निर्यात जो हुआ है अमेरिका के साथ कितना हुआ है, तो 0.6 मिलियन टन तक पहुंच गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में जानबूझ के दे रहा है। मुख्य कारक, ये बेसिक बातें हैं, अमेरिका द्वारा चीन के जो है आप देखेंगे तो जियांग कपास पर प्रतिबंध जो लगाया गया, इस कारण से भी ये सब देखने को मिला है, आप देख सकते हो। और खासतौर पे वैश्विक कंपनियों की चीन +1 नीति का भारत को जो है यहाँ पे सीधा फायदा मिला है। ठीक है, 12 लाभ यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ है, तो इससे भारतीय कपड़ा उद्योग में रोजगार बढ़ेंगे, वैश्विक बाजार में जो है मेड इन इंडिया की जो है साख की मजबूती होगी, तो ये सब होगा। और तो यही तो आपके पेपर में रहता है स्टेटमेंट देके, तो थोड़ा सा कहानी भी ध्यान रखिएगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और बार बार वीडियो को देखिए, उसके बाद प्रिंट आउट करवा लीजिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रिंट आउट करवा के आपके पास होना चाहिए और रिविजन करिएगा, क्योंकि आपके आंख से डेली गुजरना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया रिकॉर्ड। अब ये क्या रिकॉर्ड बनाया, जरा सा देखो, तो 6 मार्च 2026 को जारी जो है और आरबीआई द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है, आप देख सकते हो। इसके अनुसार आरबीआई के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 27 फरवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितना अरब डॉलर, तो 4.885 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, और यह कितना पहुंच गया है भाई, तो यह जो है 728.49 अरब जो है अरब डॉलर का रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर ले भाई, 27 फरवरी 2026 तक की आंकड़ा है, तो कुल भंडार, ये थोड़ा सा डेटा ध्यान रखना है अभी, है ना। अब चूंकि बीपीएससी का जो नजर है ना भाई कहाँ पे है, तो अब ये फैक्चुअल डेटा पे रहता है, तो 728.49 अरब जो है अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और ये नया रिकॉर्ड है। साप्ताहिक वृद्धि जो है आप देख सकते हो, साप्ताहिक वृद्धि 4.885 अरब की बढ़ोतरी। मुख्य आकार की बात करें तो सोने के भंडार, ये सब आपको पता ही है, बड़ा उछाल आया है, जरा सा देख। अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 है ना, फाइनेंशियल ईयर 2026 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में जो है कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो 16.6% का वृद्धि हुआ। क्या कहता है भाई, तो 4 मार्च 2026 को डीपीआईजी द्वारा जो है जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम लोग एफडीआई कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग, मैं पिछले वाले वीडियो में पूछ रहा था भाई, मैं बता देता हूँ, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसमें देखा जाए तो 26 में जो फाइनेंशियल ईयर 26 में साल दर साल 16.6 से बढ़कर जो है आप देख सकते हो कितना, तो 12.69 बिलियन हो गया है ना। तो ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि कृषि एवं जो है संबंध क्षेत्र में, या फिर संबंध जो है क्षेत्र की जीबीए वृद्धि कितना, तो 2.4% तक गिरने का अनुमान है। अब देखो मेरे भाई 2 मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर है 26 के लिए कृषि और जो है संबंध क्षेत्र की यहाँ पे देखा जाए तो जीबीए वृद्धि वास्तविक रूप से में देखा जाए तो कितना, तो 2.4% अनुमानित है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से कितना कम है,
तो 4.9% कम है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। विकास दर की बात कर ले तो वास्तविक वृद्धि जो है 2026 के लिए 2.4 और 2025 में वही कितना था, 4.9 था, ठीक है ना, प्रतिशत। नाममात्र वृद्धि की बात कर ले तो 0.3% कमजोर मूल्य प्राप्ति का संकेत ये दे रहा है। जीवीए की हिस्सेदारी जरा सा देख लीजिएगा। खाद्य मुद्रास्फीति को थोड़ा सा देख सकते हो। मुख्य कारक जो है टमाटर और नारियल की कीमतों में तेजी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला लाइन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चालू खाता घाटा बढ़कर जो है जीडीपी का 1.3% हुआ। ये क्या कहता है, तो 2 मार्च 2026 को जारी आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में जो है भारत का चालू खाता की बात कर ले तो बढ़कर $13.2 बिलियन और जीडीपी जो है 1.3% हो गया, जो कि अच्छा आपके मन में क्वेश्चन होगा ये Q3 क्या है भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कैलेंडर ईयर होता है और FY का मतलब होता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो है, और ये Q3 का मतलब जो आप देख पा रहे हो ना, Q3 का मतलब होता है भाई कि यहाँ पे तीसरा तिमाही है ना। तो ये थोड़ा सा डिटेल है ना, तो इसमें कितना हो गया था Q3 FY25 में 11.3% बिलियन डॉलर था, और प्रतिशत में देखा जाए तो 1.1% था, है ना। चलिए, और वही आरबीआई का आंकड़ा की बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर मतलब कि वित्तीय वर्ष जो है 2026 में वही फिर से Q3। तो चालू खाता घाटा की बात कर ले तो आप देख सकते हो 13.2 बिलियन, जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 1.3% है। व्यापार घाटा जरा सा देख लेना, और सकारात्मक पक्ष यहाँ पे देख सकते हो विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा को थोड़ा सा सस्ते निगाहों से एक बार देख लेना, है ना। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष जो है आप सबको पता है पहले 11-12 था, 2011-12 था। अब जो है इसे बदलकर कितना कर दिया है, तो 2022-23 किया गया। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 27 फरवरी 2026 को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन जो है मंत्रालय ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष जो है 2011-12 से बदलकर कितना कर दिया, 22-23 कर दिया, है ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुदुचेरी में जो है आप देखेंगे तो PMGKY है ना, KAY है, PMGKAY के तहत CBDC आधारित जो है खाद्य सब्सिडी पायलट। अब यह है भाई क्या, तो 25 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने पुदुचेरी में डिजिटल रुपयों मतलब ई-रुपीस का उपयोग करके PMGKAY के तहत खाद्य सब्सिडी वितरण का जो है पायलट लॉन्च किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे किया गया है, तो चूंकि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी में ऐसा किया गया, तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स, अगला जो सेक्शन है करंट अफेयर्स का, वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अब जो है हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा किसको, तो ईरान को कितने सूत्रीय, तो 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा। अब क्या है भाई जरा सा देखिएगा। 25 मार्च 2026 को अमेरिका ने ईरान के साथ जो है युद्ध समाप्त करने और उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए एक जो है 15 सूत्रीय जो है प्रस्ताव भेजा है। अब इस प्रस्ताव की क्या क्या शर्तें हैं, ईरान पर जो शर्तें हैं, तो इन्हें बोला जा रहा है कि भाई नातांज फोर्डो परमाणु केंद्र बंद करना, संवर्धन रोकना और IAEA को पूर्ण जांच का अधिकार देना। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हो सैन्य पाबंदियाँ। इसमें यह कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद करना और क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को हथियार फंडिंग से रोकना, है ना, फंडिंग रोकना। अगला जो है देख सकते हो मांग है कि वैश्विक व्यापार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हरमुज जल डमरूमध्य को खुला रखना। और नेक्स्ट है अमेरिकी रियायतें, तो सभी परमाणु प्रतिबंध हटाना, और ये जो आप देख पा रहे हो स्नैप बैंक तंत्र को खत्म करना, और नागरिक परमाणु बिजली घर जो बुशहर में है आपको पता होना चाहिए, तो ये उसको मंजूरी। उसके बाद ये NPT का संदर्भ क्या है, तो ये आप देख सकते हो ये 1968 की वैश्विक संधि जिसके तहत ईरान परमाणु हथियार न बनाने का कानूनी रूप से बाध्य है। तो ये आप देख सकते हो 15 सूत्री मांगों में था, और ये अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा जो है हवाई हमला। अब देखिए ये 25 मार्च 2026 को रूस ने युद्ध शुरू होने के आप देखेंगे यहाँ पे तो कितने, तो 24 घंटे में सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें यूक्रेन आप देख सकते हो, जिसमें पूरे यूक्रेन में कितना ड्रोन से हमला किया गया है, तो देख सकते हो 948, और कितने घंटे में, तो अगले 24 घंटे में 948 ड्रोन से हमले किए हैं, ठीक है, तो देख सकते हो। और ये 25 मार्च 2026 को यूक्रेन पर जो है रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला। अब यहाँ पे देखिएगा अभूतपूर्व हमला में क्या है, तो रूस ने 24 घंटे में रिकॉर्ड की बात कर ले तो भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इसका, और 948 ड्रोन आगे। रणनीतिक बदलाव में क्या हुआ, तो दिन के उजाले में 400 से अधिक ड्रोन का जो है असामान्य उपयोग किया। सांस्कृतिक नुकसान क्या हुआ भाई, तो लवीव में यूनेस्को धरोहर
और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मठ है, इसका नाम है बनार्डाइन, है ना, बनार्डाइन मठ क्षतिग्रस्त और 22 लोग वहाँ पे घायल हुआ था, है ना। पश्चिमी यूक्रेन पर वार, तो इवेनो इवेनो फ्रांस्क्विक और यहाँ पे विनितिस्या और देख सकते हो टर्नोपील पर जो है हमले, 2 मौतें। अब यहाँ पे वार्ता ठप की बात, तो ईरान पर हमले के बाद जो है अमेरिका मध्यस्थता वाले शांति वार्ता रोकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, हरमुज जलडमरू मध्य संकट, भारत की कूटनीति प्रतिक्रिया। देखो अभी यूपीएससी का जो है 24 मई का पेपर हुआ है, वहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया है भाई करंट अफेयर से डायरेक्टली, है ना, हम आपको दिखाए भी थे। और हरमुज जलडमरू मध्य संकट से भी प्रश्न पूछा गया था कि इसे होके कौन कौन सा देश गुजरता है या नहीं गुजरता, इस तरह का क्वेश्चन था। तो प्रश्न ऐसे पूछता है, ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 24 मार्च 2026 तक हरमुज जलडमरू मध्य में जो है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य गतिरोध के कारण वैश्विक तेल संकट अत्यंत गहरा गया, है ना। सैन्य तनाव की बात कर ले भाई, जरा सा देख लो यहाँ पे सैन्य तनाव में, तो ईरान की बात कर ले तो ईरान की घेराबंदी के जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन गार्जियन प्रॉस्पेरिटी, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ईरान की घेराबंदी में फिर घेराबंदी के जवाब में जो है अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो माइंड में रखिएगा। तो ऑपरेशन का नाम है भाई ऑपरेशन गार्जियन प्रॉस्पेरिटी 2 सक्रिय किया, और इजराइल ने हमलों की चेतावनी दी, है ना। नेक्स्ट, चीन में जो है यहाँ पे जातीय एकता कानून पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई 12 मार्च 2026 को चाइना ने एक नया कानून जिसका नाम है जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देना, इस कानून का नाम ही है, पारित किया है ये कानून। इसका उद्देश्य है कि सभी समुदाय के बीच एक साझा जो है राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना, ठीक है। प्रभावी जो तिथि है 1 जुलाई 2026 से ये प्रभावित हो जाएगा, और देश के 56 आधिकारिक रूप से जो है आप देखोगे तो मान्यता प्राप्त जातीय समूह पर जो है ये केंद्रित है, ठीक है ना, 56। तो ये डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेगा, तो सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखो और रिवीजन करो। अगला क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि बहुत कम एज के प्रधानमंत्री है और न्यूज़ में है, बालेंद्र शाह नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री की बड़ी जीत। अब यहाँ पे देखिएगा 12 मार्च 2026 को जारी आधिकारिक परिणामों के अनुसार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने, है ना, पार्टी का नाम पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, नेपाल की संसद के निचले सदन में भारी बहुमत हासिल किया, जिसके संस्थापक जो है कौन है भाई, तो 35 वर्षीय पूर्व रैपर बालेंद्र शाह, है ना, एक बहुत बड़े सिंगर कह सकते हो, बालेन, अच्छा इसका बालेंद्र शाह और शॉर्ट नेम है बालेन, ने जो है 27 मार्च को प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली। और कहाँ के प्रधानमंत्री है, तो नेपाल के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका पार्टी का नाम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ईरान के हमले पर जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है निंदा प्रस्ताव क्या कहता है। 11 मार्च 2026 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी देशों और जॉर्डन पर जो है ईरान द्वारा किए गए हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव को जो है प्रायोजित किया। मतदान की बात कर ले तो 15 सदस्यीय परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि चीन और रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका या फिर अमेरिकी ईरानी युद्धपोत जिसका नाम है एरिस डेना को नष्ट किया। अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत को, इसका नाम क्या था भाई, IRIS, एरिस डेना इसका नाम था, ऐसे नष्ट किया। तो 9 मार्च 2026 को समाचार रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के तट से जो है यहाँ पे दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरानी युद्धपोत जिसका नाम था एरिस डेना पर जो है टर्पीडो से जो है यहाँ पे हमला किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है FATF द्वारा उच्च जोखिम और निगरानी वाले देशों की सूची जारी किया। अब ये भी न्यूज़ में था 6 मार्च 2026 को, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे FATF कहते हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को जो है रोकने के लिए विफल देशों की अद्यतन सूची जारी किया, और जिसमें ब्लैक लिस्ट जो है उत्तर कोरिया है, ईरान है, म्यांमार है। तो इसको गंभीर रणनीतिक कमियों के कारण जो है कॉल फॉर एक्शन उच्च जोखिम सूची में जो है बरकरार रखा गया है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई इस ब्लैक लिस्टेड जो है इसमें कौन कौन से देश है, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा FATF को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो फाइनेंशियल जो है ना एक्शन टास्क फोर्स की बात कर ले तो 1989 में स्थापित एक जो है अंतर सरकार की निकाय है, जो वैश्विक स्तर पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए खतरों से निपटने हेतु मानक जो है तय करता है, ठीक है ना। कौन, तो FATF, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका कार्य क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत और फिनलैंड के बीच गतिशीलता और प्रवासन समझौता, ये क्या है भाई, तो फिनलैंड ने या फिर फिनलैंड के राष्ट्रपति जिसका नाम है अलेक्जेंडर स्टॉब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में था। तो अलेक्जेंडर स्टॉब की जो है भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी, मोबिलिटी एंड जो है
माइग्रेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। उद्देश्य क्या है भाई? तो उद्देश्य जो है यह समझौता पेशेवरों, छात्रों और उद्यमियों और शोधकर्ताओं की द्विपक्षीय आवाजाही को सुगम बनाएगा। व्यापार का लक्ष्य आप सबको पता है, दोनों देशों के बीच मतलब भारत और फिनलैंड के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर, कितना है ये? तो 2 दशमलव, ये डेटा अब पूछ रहा है बीपीएससी, तो 2.6 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला है, ये इतना महत्वपूर्ण है, लगातार न्यूज़ में था, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। देखो ये ना 5 मार्च 2026 को बार्सिलोना, या स्पेन में पड़ता है, स्पेन में बार्सिलोना में आयोजित दुनिया का सबसे बड़े मोबाइल और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, MWC, का समापन हुआ 2026 में। ठीक है ना, 5 मार्च 2026 को समापन हुआ। कहाँ पे समापन हुआ? तो स्पेन है, देश है, और जगह का नाम है बार्सिलोना, वहीं पे। आयोजन का जो तिथि था भाई, ये 2 से 5 मार्च तक आयोजित हुआ, और इस कार्यक्रम में जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GSMA कहते हैं, तो इसके द्वारा व्यवस्थित किया गया। थीम जो था, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका थीम क्या था? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का जो आयोजन किया गया था स्पेन के है ना बार्सिलोना में, तो इसका थीम क्या था? तो इस वर्ष का जो थीम था द IQ ईरा, है ना, थीम था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय भागीदारी की बात कर ले, भारत की तरफ से भागीदारी जो किया था केंद्रीय संचार मंत्री, आप सबको पता है अभी वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है भारत के प्रतिनिधिमंडल का जो है आप देखेंगे तो नेतृत्व किया था। मुख्य जो लंच था भाई, तो भारत की तेजस नेटवर्क ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जो है अपना नया TZ ये है 16 है ना 00D3 हाइपर जो है स्केलेबल डेटा सेंटर फॉर इंटरनेट, है ना, इंटरकनेक्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म में DCI कहते हैं, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी पूछे जा नहीं सकते हैं, ये तो आपको याद रखना ही है, इतना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य 2026 से जो है द्विपक्षीय संबंधों की जो है बहाली। ये क्या है भाई? तो प्रधानमंत्री PM मोदी ने कनाडाई प्रधानमंत्री जिसका नाम है मार्क कार्नी ने राजनयिक संबंध के कितने वर्ष, तो 79 वर्ष पूरे होने पर जो है वसुधैव कुटुंबकम के विजन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रीसेट करने के लिए जो है संयुक्त नेता वक्तव्य जारी किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संयुक्त नेता वक्तव्य जो जारी किया है, और इसमें कौन कौन से देश, तो भारत कनाडा, माइंड में रखिएगा, और ये छोटा सा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी एशिया संघर्ष, जो कि ये चर्चा में था, 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन जो है, यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑपरेशन 2 के जो है तहत इजराइल पर जो है बड़े पैमाने पर जो है मिसाइल दागे और ड्रोन दागे, है ना। ये हरमुज वाला कहानी आप सबको पता है। हरमुज जलदमनुमत की बात कर ले तो यह ईरान का जो है ईरान का यह जलदमनुमत दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा है, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति लगभग 20% प्रतिदिन, मतलब अगर मिलियन में बात कर ले तो 21 मिलियन बैरल गुजरता है ना, जाता है इस रास्ते से। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, अगला जो सेक्शन है हम लोगों का करंट अफेयर्स में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और पता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से साइंस एंड टेक से बात कर ले तो इस बार UPSC 2026 में जो 24 मई का पेपर हुआ है आप लोगों का, इसमें 16 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हालांकि BPSC में प्रश्न कम पूछता है, तो जिस टॉपिक से BPSC प्रश्न उठाता है वही टॉपिक उठाया गया है जो न्यूज़ में था, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अब BPSC के लिए भी ये टॉपिक कह सकते हो इंपॉर्टेंट हो जा गया है, कारण ये है कि BPSC भी UPSC का कॉपी करता है, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ें आपको। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है एलन मस्क का जो है टेराफेव AI चिप निर्माण प्रोजेक्ट, यह है क्या? तो एलन मस्क ने ऑस्टिन, जिसे हम लोग टेक्सास कहते हैं, टेक्सास में ऑस्टिन है, टेक्सास में AI चिप उत्पादन को जो है बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, है ना, टेराफेव नामक जो है महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर पहल की घोषणा की है। ठीक है, किसने किया आपने देख लिया, कहाँ पे किया, ये चूँकि प्लेस का जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे जापान में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडारण की खोज किया। अब क्या है भाई, तो 22 मार्च 2026 को जापान ने जो है कि ये द्वीप अभी चर्चा में था, द्वीप का नाम है मिटोरीशिमा द्वीप के पास जो है प्रशांत महासागर में लगभग 6000 मीटर नीचे दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडारण की यहाँ पे खोज किया, भंडार की खोज किया, इसका खोज किया है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। भंडारण क्षमता की बात कर ले तो इस रेयर अर्थ जॉइंट में जो है 16 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ मृदा युक्त कीचड़ है, जो कुछ तत्वों की वैश्विक मांग को कितना, तो 700 वर्ष तक पूरा कर सकता है, समझ सकते हो। नेक्स्ट है भाई, अब इसे तो इतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन ये भी है, आप सबको पता होना चाहिए, और ये न्यूज़ में था। इसका नाम है लेजियोनेर्स रोग, है ना, जो कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला यह रोग है, ठीक है, निमोनिया समझ रहे हो ना कहीं उसी का लक्षण दिखाता है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो लेजियोनेर्स रोग जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है भाई, तो कह रहा है कि 21 मार्च 2026 को वैश्विक शहर लंदन और न्यूयॉर्क में आप देख सकते हो, रोग का नाम है लेजियोनेर्स रोग के बढ़ते मामलों ने
शहरी जल बुनियादी ढांचे से जुड़े जो है स्वास्थ्य जोखिम का उजागर किया। बीमारी के कारण जो है यह जो है लेजीयोनेला और न्यूमोफिला बैक्टीरिया के कारण होने वाला निमोनिया का एक गंभीर रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे मत स्किप करिएगा ऐसे क्वेश्चन में बार बार कहता हूँ। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, बल्कि एयर कंडीशनिंग है ना, कूलिंग टावर और दूषित पानी की बूंदों के संपर्क से फैलती है बैक्टीरिया, आप सबको पता है। लक्षण और प्रभाव की बात करें तो बुखार आता है लक्षण में, खांसी, मांसपेशियों में दर्द इसके लक्षण है। इसमें मृत्यु दर जो है देख सकते हो 5 से 10% है। भारत में इसका क्या स्थिति है भाई, तो भारत में जो है छिटपुट मामले देखे गए हैं, लेकिन तेजी से शहरीकरण इसके जोखिम को बढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, क्वेश्चन है साहिवाल गाय के लिए IVF तकनीक में सफलता। ये क्या है भाई, तो मार्च 2026 को भारत ने उन्नत प्रजनन तकनीक का उपयोग करके साहिवाल नस्ल के बछड़े का सफलतापूर्वक उत्पादन कर जो है पशुधन जैव प्रौद्योगिकी में बड़े उपलब्धि हासिल किया है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है ना। तो यह सफलता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली वैज्ञानिक द्वारा हासिल किया गया है ना। और इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। उपयोग की गई तकनीक की बात कर ले तो इसमें वैज्ञानिकों ने ओवम पिकअप, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन और जो है यहाँ पे देखिएगा तो एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक का उपयोग किया है इसमें। अगला प्रश्न है, अभी आप सबको पता है यही लाइन पूछ दिया गया था यूपीएससी में गोभी मरुस्थल से, हालांकि क्वेश्चन स्टेटमेंट देके बनाया था। तो गोभी मरुस्थल में 1 सेंटीमीटर के जीवाश्म की दुर्लभ की खोज किया है ना। अब देखो क्या है भाई, तो ये है कहानी 19 मार्च 2026 को मंगोलिया के गोभी मरुस्थल, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मंगोलिया में पड़ते हैं, है ना। मंगोलिया के गोभी मरुस्थल कौन सा क्षेत्र है भाई, तो उसका जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है उखा तो, है ना, तोल गोड क्षेत्र है ना। उसमें वैज्ञानिकों ने 1 सेंटीमीटर लंबा एक असाधारण जीवाश्म का खोज किया। कुछ प्रमुख तथ्य देख लीजिए, तो प्रारंभिक स्तनपायी यह जीव है ना जीवाश्म लेट जो है क्रेटेशियम काल का लगभग 75 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जा रहा है का एक जो है यहाँ पे एक माइक्रो स्तनपायी है। ये गोभी होगा। गोभी मरुस्थल की बात कर ले तो गोभी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोभी मरुस्थल तांबे, सोने और कोयले के विशाल भंडारण के लिए जो है जाना जाता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं गोभी मरुस्थल से, तो आपको कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पे जो अभी आप देखे होंगे कि 1 सेंटीमीटर जीवाश्म का जो है यहाँ पे खोजा गया है, तो इसलिए ये चर्चा में है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो स्वदेशी फ्लोटिंग लीडार बाई सिस्टम का परीक्षण हुआ। आप देखो ये भी चर्चा में था। देखो 2026 में राष्ट्रीय महानगर प्रौद्योगिकी संस्था तमिलनाडु के मट्टूस तट पर, ध्यान रखना तमिलनाडु के मट्टस बोल सकते हो, मुट्टस तट पर जो है स्वदेशी फ्लोटिंग लीडार बाई सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह प्रणाली महासागर पर हमला की स्थिति को मापने के लिए एक जो है फ्लोटिंग बाई प्लेटफॉर्म और यहाँ पे लीडार तकनीक को जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ जो है प्रोगेरिया विकार के लिए प्रोजेनिन थेरेपी, ये क्या है भाई, तो देखो भाई सेंटिनल थेराप्यूटिक्स और दक्षिण कोरिया की PRGS-T के बीच जो है यहाँ पे प्रोजेनिन दवा के विकास हेतु समझौता हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने पिघले हुए हैं, वैज्ञानिकों ने पिघले हुए तरल ग्रहों की नई श्रेणी की खोज की। अब ये क्या है भाई, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः पिघली हुई जो है अवस्था वाले एक्सोप्लेनेट, है ना, ध्यान रखिएगा, एक्सोप्लेनेट की एक नई श्रेणी की पहचान किया। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा देख सकते हो। ये L9859 जो पृथ्वी के लगभग जो है 35 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और पृथ्वी से कितना, तो कहा जा रहा है कि 1.6 गुना बड़ा है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ईरान ने 15 मार्च 2026 को ऑपरेशन 2 जो है प्रोमिस 4 के तहत इजरायली एयरबेस को निशाना बनाने के लिए पहली बार जो है सेजिल का वास्तविक युद्ध में उपयोग किया। ये तो आप लोग कुछ देर पहले देखे ही थे। सेजिल ईरान का सबसे उन्नत और घातक मध्य दूरी की जो है बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज देखा जाए सेजिल के बारे में पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेजिल की रेंज जो है ये मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज जो है 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज है। अगला प्रश्न है भाई अब देखो असैसिन बग जो है, जो कि ये एक दुर्लभ है, कह सकते हो, इन्हें फिर से जो है खोजा गया है, जो कि यहाँ पे अभी ये न्यूज़ में था, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई असैसिन की बात कर ले तो 14 मार्च 2026 को शोधकर्ता ने अंडमान, और ये कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह की चूना पत्थर गुफाओं में लगभग 1 सदी बाद दुर्लभ गुफा निवासी जिसका नाम है भाई असैसिन बग को फिर से खोजने की घोषणा किया। ठीक है, तो चर्चा में इसका इतिहास की बात कर ले। इस कीट को 1924 में ब्रिटिश कीट वैज्ञानिक, इसका नाम क्या था,
तो विलियम एडवर्ड चाइना द्वारा, इसका नाम ही है ये, है ना, द्वारा पहली बार जो है वर्णित किए जाने के बाद कभी भी नहीं देखा गया था। तो समझ सकते हो कितने समय बाद जो है फिर से ये चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट, औद्योगिक पैमाने पर जो है, औद्योगिक पैमाने पर डाई मिथाइल ईथर तकनीक का विकास, ये है भाई क्या कि CSIR नेशनल केमिकल, है ना, लेबोरेटरी, जिसे हम लोग NCL कहते हैं, ने स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पैमाना पर जो है डाई मिथाइल ईथर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DME कहते हैं, तकनीक का विकसित करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एस्टेरॉइड 2024 YR4, ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये ना नासा ने स्पष्ट किया कि एस्टेरॉइड 2024, है ना, YR4 वर्ष 2032 में चंद्रमा या पृथ्वी से नहीं टकराएगा, जिससे पिछली चिंताएं समाप्त हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पूछे जा सकता है क्यों चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है जो कि आर्टेमिस मून मिशन के लिए अप्रैल 2026 का ये लक्ष्य है, और ये जाहिर सी बात है बहुत न्यूज़ में था। तो देखो भाई 11 मार्च 2026 को नासा ने घोषित किया कि आर्टेमिस द्वितीय मिशन, जो 5 दशकों से अधिक समय में देखा जाए तो चंद्रमा की ओर पहला मानव मिशन होगा, और यह जो है 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च होने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा ये ऑलरेडी 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया जा चुका है, और ये नासा का जो है 1972 के बाद पहला जो है मून मिशन था, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मिशन का स्वरूप, तो यह एक परीक्षण उड़ान है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्ष यान में जो है सवार होकर चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे, लेकिन उतरेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मून, है ना, सॉच परियोजना। ये क्या है भाई, देखो 7 मार्च 2026 को भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु ने मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ावा, है ना, मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाने और बहाल करने के लिए AI सक्षम ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करने हेतु मून शॉट परियोजना शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया है आप और क्यों किया गया आपने देख लिया। सहयोग की बात करो तो इस शोध को जो है इन्फोसिस, है ना, इन्फोसिस के सह संस्थापक, जिसका नाम क्या है, क्रिस गोपाल कृष्ण के, है ना, प्रतीक्षा ट्रस्ट का समर्थन प्राप्त है। उद्देश्य है यह विशेष रूप से स्ट्रोक, मतलब कि पक्षाघात के मरीजों के, है ना, मोटर कौशल गतिशीलता को सुधारने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो अमेरिका द्वारा जो है माइन्यूट मेन थर्ड का परीक्षण किया गया है भाई। तो देखो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ग्लोबल, है ना, स्ट्राइक कमांड ने वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से, आप यहाँ पे देखेंगे तो LGM-3G माइन्यूट मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और कौन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसकी क्षमता की बात कर ले तो मिसाइल की गति की बात कर ले तो 1500 मील प्रति घंटा है ना, और इससे भी अधिक है, और इसकी सीमा 6000 मील से भी अधिक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगला सेक्शन है भाई पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और आप सबको पता है कि UPSC में यहाँ से भी इस बार भी साइंस एंड टेक्स से 16 क्वेश्चन था, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में मिला के भी 16 क्वेश्चन था। तो भाई देख सकते हो सिर्फ 2 सेक्शन से 32 क्वेश्चन UPSC 2026, जो 24 मई को पेपर हुआ है 2026 में, यहाँ से प्रश्न था। ठीक है, इसलिए आप लोग भी एक बार अच्छे से इस सेक्शन को, खासतौर पे करंट अफेयर्स वाला सेक्शन को, मैं तो आपको स्टैटिक वाला सेक्शन तो बिल्कुल नहीं बोलता हूँ तैयार करो, करंट अफेयर्स लेकिन अच्छे से करके जाना, फिर आप देखिएगा ना 35 नंबर आएगा तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे यहाँ पे, है ना। चलो, तो अगला सेक्शन है हम लोगों का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सारे क्वेश्चन को करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अघनाशिनी नदी जोरू परियोजना यूनेस्को की चिंता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। थोड़ा सा देखिएगा तो देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत सरकार से जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अघनाशिनी वेदावती नदी जोरू परियोजना पर जो है विश्व धरोहर संरक्षण मापदंडों को जो है यहाँ पे सख्ती से पालन करने को कहा। यह जो नदी है लगभग 35 TMC फीट पानी को जो है वेदावती नदी में स्थानांतरित करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो चर्चा में था, क्योंकि ये महाराष्ट्र राज्य में है यह नदी, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह नदी अभी हाल ही में चर्चा में था तो किस राज्य में है ना। अगला प्रश्न है सतमंगलम टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सतमंगलम टाइगर रिजर्व की बात कर ले यहाँ पे, तो अवैध जो है यहाँ पे रिजॉर्ट पर कार्रवाई किया गया है। देखो भाई तमिलनाडु में है यह, ये भी ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि सतमंगलम टाइगर रिजर्व के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में अवैध रिजॉर्ट को यहाँ पे सील कर दिया गया है ना, यहाँ पे अवैध तरीके से रिजॉर्ट चलाया जा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई किस राज्य में है। नीलगिरी बायोस्फीयर को तो आपको देख ही लेना है ज्योग्राफी वाला सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, वैश्विक मीथेन सुपर एमीटर का पहचान। देखो भाई गार्जियन द्वारा सैटेलाइट, है ना, गार्जियन द्वारा सैटेलाइट निगरानी के माध्यम से वैश्विक मीथेन सुपर एमीटर की पहचान से जुड़ी एक रिपोर्ट 17 मार्च 2026 को जारी किया गया है, जिसमें ईरान, वेनेजुएला, टेक्सास अमेरिका की है, और
सिंध पाकिस्तान में भी बड़े स्रोत मिले हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में तेल और गैस के अलावा गाजीपुर जैसे जो है लैंडफिल साइट मीथेन के प्रमुख स्रोत है। तो ये पूछे जा सकते, थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मेघामलय वन्यजीव अभ्यारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। मेघामलय वन्यजीव अभ्यारण्य में 9 नई प्रजाति दर्ज किया गया है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई किस राज्य में है भाई। तो मैं आपको बता दूं 16 मार्च 2026 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण में तमिलनाडु राज्य में है, राज्य का नाम भी पता चल गया। मेघामलय वन्यजीव अभ्यारण्य में 9 जो है जीव प्रजाति को खोज किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यह अभ्यारण्य थेनी जिले में स्थित और केरलम के पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो है बफर जोन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शीत जल मत्स्य पालन राष्ट्रीय सम्मेलन। अब कहाँ पे हुआ था ये भी पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। देखो भाई 16 मार्च 2026 को भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने श्रीनगर के जो है, यहाँ पे इस लाइन को ध्यान रखना, श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शीत जल मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ये डेट भी पूछे जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया है ध्यान रखना। अब क्षेत्र की बात कर ले, हम आपको बता ही दिया है। इसमें जो हिमालयी राज्य जो शामिल होता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है ना, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरित अमोनिया मिथेनॉल जो है के मानक अधिसूची। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर संक्रमण के लिए हरित अमोनिया और हरित मिथेनॉल के मानक आधिकारिक तौर पर जो है अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परजीवी ततैया की नई प्रजाति। किसका? ततैया। अब देखिए प्रकाशित एक अध्ययन में, और ये 22 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया है, एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने असम के नाहौर टोली चाय बागान से परजीवी ततैया। अब कहाँ पे राज्य का नाम पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, असम राज्य में। जगह का नाम पूछा जाए तो नाहौर टोली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाय उत्पादक का क्षेत्र है ये। तो वहीं पे एक परजीवी बागान से एक परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति खोजा गया है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाइकेन मॉथ की जो है 2 नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है ना, लाइकेन समझ रहे हो, लाइकेन कितना इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लाइकेन मॉथ की नई 2 प्रजाति खोजा है। किस क्षेत्र में? तो आपने देख लिया किसने, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, समुद्री एम्फीपोड अस्टेनोथेलॉरी की बात कर ले तो यह भी चर्चा में था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो देखो भाई बेरहामपुर जगह का नाम है, बहरामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ओडिशा, अब ये कहाँ पे है, ओडिशा राज्य के जो है कौन से जिले, तो गंजम जिले के जो है अर्जापल्ली तट पर जो है भारतीय जल क्षेत्र में पहली बार जो है दुर्लभ जो है झींगा जैसी, इसका नाम जो है एम्फीपोड प्रजाति खोजी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं किस राज्य में देखा गया था। नेक्स्ट है हाइपर कैप्निक हाइपोक्सिया से वैश्विक मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का खतरा बताया जा रहा है, और कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो है गोथेनबर्ग द्वारा वैश्विक मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में हाइपर कैप्निक हाइपोक्सिया की जो है यहाँ पे खतरे से जुड़ी रिपोर्ट जारी किया गया। बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्री एम्फीपोड है ना, ये तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है ना, उड़ीसा वाला शब्द का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान रखना, रोमानिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता की पुष्टि किया है। अब ये क्या है जरा सा देखिएगा। तो देखो भाई 11 मार्च 2026 को रोमानिया के राजदूत, इसका नाम क्या है, सेना लतीफ ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की फ्रेमवर्क समझौते की जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुसमर्थन का जो है साधन सौंपा है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, देख लेना। और अच्छा ये भी पूछे जा सकता है, जो कि 2023 में रोमानिया ने फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षर करते हुए जिससे यह गठबंधन का 118वां सदस्य देश बना था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुल्लू एंड जो है व्हाइट फ्लाई कैचर, ये क्या है भाई, तो चूंकि ये गुजरात से संबंधित है, ध्यान रखना, गुजरात के जो है यहाँ पे दोबारा सुनिए, बुल्लू एंड जो है व्हाइट फ्लाई कैचर, तो गुजरात के जो है यहाँ पे पावागढ़ पहाड़ी पर एक दुर्लभ जो है बुल्लू एंड व्हाइट है ना फ्लाई कैचर देखा गया है, जिससे पक्षी प्रेमियों और वन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये राज्य का नाम पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि इंडियन है ना बाइसन फेस्ट का आयोजन उड़ीसा के जो है सबलपुर में देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के जो है कौन सा, तो ये देख सकते हो क्या नाम है इसका, जीरो पॉइंट पर जो है दूसरा क्या नाम है इसका, इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजन जो है यहाँ पे किया है। उद्देश्य क्या है भाई, तो ध्यान रखना, हीरा कुंद वन जीव प्रभाग द्वारा आयोजित जो है इस उत्सव का लक्ष्य इंडियन बाइसन गौर संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 541 मिलियन वर्ष पुराने जानवरों का साक्ष्य मिले हैं भाई। ठीक है, तो MIT वैज्ञानिकों ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ लाइसेंस में प्रकाशित अध्ययन में पृथ्वी के सबसे शुरुआती जानवरों के साक्ष्य खोजे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने क्या है कि ओस्बेकिया जोबीन जो है गॉर्गियाना, अब ये क्या है भाई, तो गुवाहाटी
है ना, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने असम के, क्योंकि ये मानस नेशनल पार्क कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, तो असम के मानस नेशनल पार्क में घास के मैदान में पौधे की एक नई प्रजाति खोजा गया। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, है ना, जुबीन गर्गियाना, ये घास की जो है कह सकते हो कि घास के मैदान के पौधे की नई प्रजाति है, तो इसका खोजा गया है ना, तो आप देख सकते हो। और इसका नामकरण किया गया असम के जो वहाँ पे गायक थे, है ना, जुबीन गर्ग के सम्मान में नाम रखा गया इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि भारत ने जैविक विविधता पर जो है कन्वेंशन की 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपा है। अब ये रिपोर्ट जो है आप देख सकते हो 7वीं रिपोर्ट सोचा, ये सौंपा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जीरो प्राइज पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया है ना, ये क्या है भाई, तो भारत ने प्रदूषण में देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से सत्यापित, है ना, वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करने के लिए जो है 5 करोड़ की कुल जो है कोष वाला जीरो प्राइज लॉन्च किया। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कुल राशि इसमें 1-1 करोड़ प्रदान किया है। ठीक है, अगला सेक्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बीपीएससी का फेवरेट सेक्शन है ये, रिपोर्ट एवं सूचकांक से प्रश्न पूछता है। तो ये रिपोर्ट है OECD रिपोर्ट, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख जो अर्थव्यवस्था। ये रिपोर्ट क्या कहता है, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब OECD ने अपनी अंतरिम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है। भारत के विकास दर की बात कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर जो है ये रिपोर्ट बताता है कि 7.6%, और 2027-26 के लिए इन्होंने ये बताया कि 6.1%, और 27-28 के लिए क्या बताया है, 6.4%। ये रटना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी किया गया है। तो भाई पहले नंबर पे कौन है, भारत का क्या स्थिति है, तो ध्यान रखना 20 मार्च 2026 को रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है ना, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो पहले स्थान पे जो है ये, चूंकि ये 9वीं बार जो है प्रथम स्थान पे फिनलैंड आया है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है, सबसे निचले स्थान पे पाकिस्तान है। और भारत 147 देशों में, भारत का भी स्थिति सही नहीं है, देख सकते हो 116 स्थान है भारत का, 116वां स्थान है जो कि सही नहीं है। और इसमें जो आधार होता है GDP देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, सामाजिक सहयोग, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार देखा जाता है कि कौन से देश में कम हुआ है, उसके आधार पर जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अगला है यहाँ पे सिपरी रिपोर्ट जारी किया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश है वो कौन है, सिपरी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। देखो भाई, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सिपरी कहा जाता है, इसके अनुसार 2021 से 25 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे आयात जो है ना, हथियार आयातक जो है उभर कर भारत बन गया है ना, दूसरा। पहले नंबर पे यूक्रेन है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब और चौथे नंबर पे कतर और लास्ट 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो हारून रिच लिस्ट 2026 जारी किया गया है और इसमें भारत का जो स्थान है ये तीसरा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा संकेत है। तो हारून रिच लिस्ट 2026 जारी किया गया, इसमें देखा जाए तो 308 अरबपतियों के साथ अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत का स्थान है। ठीक है, तो भारत में 308 अरबपति है ना, ये अरबपति है, अमरपति बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, अरबपति है। ठीक है, दुनिया का तीसरा, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन। भारतीय अरबपतियों की वेल्थ की बात कर ले, 10% से बढ़कर जो है अब यहाँ पे 112.6 ट्रिलियन हुई है। और टॉप में मुकेश अंबानी है जो पहले स्थान पे, गौतम अडानी दूसरे स्थान पे है। ये सब आप देख सकते हो, ये डेटा थोड़ा सा देख लीजिएगा। बुकलेट दे दिया हूँ, प्रिंट आउट करवा के अपने पास जरूर रखिएगा ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता, मात्र 10 पन्ना का होता है। ठीक है, तो कंजूसी मत करिएगा। फोर्ब्स रियल टाइम्स, है ना, बिलियनियर्स लिस्ट ये भी जारी हुआ है भाई, तो एलन मस्क पहले स्थान पे है ना, देख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट, महिलाओं के पास जो है केवल 64% कानूनी अधिकार है, ये डेटा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला है ये थोड़ा सा देखिएगा, तमिलनाडु 2024-25 में भारत के वस्त्र निर्यात में अग्रणी हो गया है ना, देख सकते हो। तो तमिलनाडु भारत के वस्त्र निर्यातक में सबसे अग्रणी राज्य उभर के सामने आ गया है। राज्य ने गुजरात और महाराष्ट्र के पारंपरिक कपड़ों केंद्रों को पीछे छोड़ दिया है, देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, कैबिनेट ने कितना, तो 2584 करोड़ की लघु जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दिया है और इसका लक्ष्य भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लगभग इसमें 1500 मेगावाट क्षमता स्थापित करना और केंद्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अगला है यहाँ पे भारत वैश्विक चीनी खपत में शीर्ष स्थान और निर्यातक नीति में बदलाव, क्या है भाई, तो चीनी निर्यात को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया, उसने 87,587 टन चीनी के अतिरिक्त जो है निर्यात कोटे की मंजूरी दिया है। भारत की स्थिति की बात कर ले तो भारत सालाना लगभग 2.8 से 2.9 करोड़ टन चीनी का खपत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और अगला जो आप देख सकते हो, विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु कार्यक्रम USD 300 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है मेरे भाई, विश्व बैंक ने जो है उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश है ना स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम, ये 299.66 मिलियन लगभग जो है 2500 करोड़ का ऋण मंजूर किया है। यह कार्यक्रम देखा जाए तो 10 वर्ष की अवधि के लिए है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, तमिलनाडु मृत अंगदान में देश अग्रणी राज्य है। ठीक है, अब 2026 के पहले 2 महीने में जो है तमिलनाडु, आप देख सकते हो, तो 57 मृत अंगदाताओं के साथ भारत पर जो है, भारत में देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर है। तो ये आप डेटा देख सकते हो। अगला जो है यहाँ पे योजना एवं कार्यक्रम देख लेते हैं भाई। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा किस राज्य से संबंधित। लक्ष्मी भंडार है ना, बंगलार युवा साथी विस्तार की बात कर ले तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये 10 प्रतिज्ञा रोड मैप का अनावरण किया था। तो थोड़ा सा देख सकते हो ये किस राज्य से संबंधित है। इसमें समान वर्ग के महिलाओं के लिए 1500 प्रतिमाह और अनुसूचित जाति और SC/ST के लिए 1700 रुपये प्रतिमाह किया था। नेक्स्ट है आपके सामने महाराष्ट्र किला क्लस्टर परियोजना की घोषणा किया था महाराष्ट्र राज्य ने। तो वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा, गोडी कृषि मंत्री है सॉरी, गोडी जो है पर्व के अवसर पर जो है जलगांव महाराष्ट्र में 200 करोड़ का किला जो है क्लस्टर परियोजना की मंजूरी दिया है। अगला ये स्कीम थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारत और औद्योगिक विकास योजना मंत्रिमंडल में से मंजूरी मिल गया है। तो एक बार देख लीजिएगा ना। उसके बाद यहाँ पे कैबिनेट द्वारा जो आप देखेंगे तो 2584 करोड़ का लघु जल विद्युत परियोजना की भी मंजूरी मिला है। अच्छा, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र के लिए काम करेगा, थोड़ा सा देखिएगा है ना यहाँ पे। अगला है भाई जल जीवन मिशन 210 विस्तार पुनर्गठन। ये क्या है जरा सा देखिएगा। तो मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसे JJM 210 के रूप में पुनर्गठित करने की मंजूरी दिया है। समय सीमा आप लोग देख ही लिए हो। दिल्ली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दिल्ली लखपति बेटिया है ना योजना क्या कहता है। तो 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर जो है स्टेडियम में दिल्ली लखपति बेटी योजना का शुभारंभ किया। जाहिर सी बात है वित्तीय सहायता इसमें देखा जाए तो संस्थागत जन्म जो है 11,000 और घर पर जन्म बच्चे के लिए 10,000 ये राशि दी जाती है। यह योजना मौजूदा लाडली योजना का विस्तारित और पुनर्गठित रूप है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई महतारी वंदना योजना, महिला सशक्तिकरण की पहल, ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। एक बार देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चर्चा में था। डिजिटल बैंकिंग लेन देन में ग्राहक सुरक्षा के लिए RBI का नया नियम आया था। 5 मार्च 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की सुरक्षा के लिए आप देखेंगे तो अर्थ है ना अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 जारी किया। 1 जुलाई से लागू ये होगा है ना। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा RBI के द्वारा। अब चर्चित व्यक्ति को देख लीजिए, अगला सेक्शन है भूमिका श्रेष्ठ की बात कर ले तो आपको पता होना चाहिए यह जो है पहली ट्रांसजेंडर महिला जो संसद बनी है भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की है, नेपाल की बनेगी। ठीक है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य मेधा की बात कर ले तो भारतीय मूल के सूर्य मेधा AI हैरिंग स्टार्टअप है ना मैक्रोर के सह संस्थापक बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल हुए हैं। नेट वर्थ यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट है भाई RM जो है नचम्पई की बात कर ले तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भारत के एक जो है कार्यशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है भाई सबरीना विटमैन, चूंकि ये 34 वर्षीय है सबरीनी विटमैन, जर्मन फुटबॉल में इतिहास रचते हुए देश में पेशेवर पुरुष फुटबॉल टीम का प्रबंधन के रूप में ये पहली महिला बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सेक्शन जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जरा सा देख लीजिएगा। प्रमुख जो नियुक्ति है तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की बात कर ले तो आप यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हो। नेशनल प्रोडक्टिविटी जैसे हम लोग काउंसिल है ये पूरा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC कहते हैं हम लोग को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो थोड़ा सा देख सकते हो। राहुल भाटिया न्यूज़ में था जो कि ये इंडिगो के अरबपति सह संस्थापक राहुल भाटिया ने जो है पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद जो है अंतिम CEO के रूप में पदभार ग्रहण। नेक्स्ट है आपके सामने चूँकि ये भाटिया की बात कर ले तो उत्तराखंड के नैनीताल में इनका जन्म हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो। सबा शॉल यह जो है श्रीनगर सेंट्रल जेल के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अगला है यहाँ पे दीपक गुप्ता 1 मार्च 2026 को ना जिसे गैल का है ना लिमिटेड है इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये पदभार संभाले हैं। स्थान जो लिया है संदीप कुमार गुप्ता का स्थान 28 फरवरी को ये सेवानिवृत्त हुए हैं संदीप कुमार। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा निधन वाला देख लीजिएगा मधु मल्होत्रा ये इसके बारे में मधु मल्होत्रा को थोड़ा सा ये सब एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग देख लीजिएगा ना, मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाता है। पुरस्कार एवं सम्मान को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा है ना, बुकलेट दे दिया हूँ। प्रमुख जो सम्मेलन है पुरस्कार एवं सम्मान में ये एक पॉइंट को आपको कवर करने हैं, ठीक है, एक भी नहीं छोड़िएगा। सम्मेलन है इसे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सैन्याभ्यास जो कि आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है, इसे जरूर ही देख लेना है। सैन्याभ्यास जो यहाँ पे जितने भी हुए 3-4 ही है इस मंथ में। प्रमुख अभियान जो है ये सब आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है 2-3 पेज है, तो एक बार देख लीजिएगा। चर्चित स्थल जैसे कलिंजर किला ये अभी चर्चा में था जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो नेल्लोर का जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है जरा। चर्चित पुस्तक इसके लेखक यहाँ पे आपको दिखेगा, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस उसके थीम ये देख सकते हो, वही लिखा हूँ और उस थीम उसी का लिखा हूँ जो न्यूज़ में था है ना, तो वही पूछता भी है। अब खेल परिदृश्य को जरा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, और आपका जो है पूरे करंट अफेयर्स यहाँ मई मंथ का
है ना। टेनिस को देखना है आपको, बैडमिंटन को देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लिए, और ये पूरा जो है आप लोग का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया मई महीने का। तो इसका जो बुकलेट दिया हूँ, मैं पुनः कराऊँ, इसका जो बुकलेट दिया हूँ प्रिंट आउट करवा के बार बार रिवीजन करना, ठीक है। और आप कुछ लोग बोलते हैं सर हमें साइंस का भी करंट अफेयर्स बिहार से, मतलब कि सारे सब्जेक्ट का जो एक जगह नोट्स और क्लास मिल जाए, वो कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई? देखो, इसका फी मात्र 53 कर दिया हूँ, ठीक है। और ये पूरे तरीके से बैच जो समर्पित है 72 बीपीएससी के लिए। और अभी जो एडीओ का पेपर हुआ है उसी को ध्यान में रख के आपको सारे सेक्शन पे कमांड करवाया जा रहा है। ये चीज़ें आप कहीं पे 50,000 दे के भी पढ़ रहे हो ना, नहीं मिलेगा, दावे के साथ बोल रहा हूँ। जो मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, पूरा टीम काम कर रहा है, तो इतना कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट और सारी चीज़ें तो नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, मात्र 53 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो पीडीएफ सब कुछ, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो उसे 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिए, नंबर भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 7319924130, ये पेमेंट का नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, और कॉलिंग नंबर भी यही है ना। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर भेजिएगा, इसी व्हाट्सअप पे, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट जितने भी देख रहे हैं सब आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, उतना ही वीडियो होता है जो कि आराम से आप देख सकते हैं। और अभी भी आपके पास 60 दिन आपकी मुट्ठी में है। 60 दिन में आप इसे 5 से 6 बार पूरा सिलेबस को एकदम खत्म कर सकते हो, है ना। बोनाफाइड बनना पड़ेगा इस बार एग्जाम क्लियर करना है तो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोर्स रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसमें सब कुछ मिलेगा, बुकलेट भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, और सारे नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स को नोट्स मांगते रहते हो ना भाई, साइंस का मांगते रहते हो, सर एनसीईआरटी दीजिए, हिस्ट्री का, ये सब आपको मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।